कुछ बात करते हैं इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट की जो कि इसराइल और ईरान के दरमियान इस वक्त चल रहा है। और जंग के साए तो मौजूद हैं ही, जंग में भी ये दोनों ममालिक इस वक्त शामिल हो चुके हुए हैं और उसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब दीगर ममालिक का इसमें क्या रोल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है, बड़ी ताकतें इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं कि इस जंग को रुकवाया जा सके, ऐसे ख़त्म करवाया जा सके। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सिफारतकार जौहर सलीम साहब ने, जो कि सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ हैं। जौहर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी हुआ और उसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने मजम्मत भी की जो इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है। लेकिन अगर यूरोपीय ममालिक की बात की जाए, उन्होंने डी एस्केलेशन की बात की है, लेकिन इसराइल के अमल की मजम्मत नहीं की। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को आने वाले दिनों में कहाँ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये उनके पहली स्टेटमेंट से ही वाज़ेह था, बिकॉज़ ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने, आपने देखा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट शुरू की इस प्रीएम्बल के साथ कि जी इज़राइल का जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, और साथ ही साथ फिर उन्होंने माइल्डली ये भी कह दिया कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन कंडेम या जो है ना, या डिप्लोर, जो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, वो नहीं किए। उसके मुकाबले में चाइना ने, रशिया ने, सऊदी अरब ने, बाकी जो मुल्क हैं सारे, पाकिस्तान ने, उन्होंने कंडेम भी किया, बिकॉज़ उन्होंने ज़ाहिर इंटरनेशनल लॉज और यूएन चार्टर और जो है ना, जो एक नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के, सब उन्होंने वायलेट किए हैं, एक अग्रेशन की है। अब जहां तक कि ताल्लुक है कि इस पे सफारतकारी क्या होगी इस वक्त, तो वो तो ऑलरेडी एक इंटेंस डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। ये इमरजेंसी मीटिंग सेशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी, लेकिन अगर उसके बाहर भी देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन ने दोनों से बात की है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से भी और ईरान के प्रेसिडेंट से भी, और उन्होंने सालिसी की ऑफर भी की है, पेशकश कर दी है उन्होंने कि वो सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चाइना का भी इसमें अहम रोल होगा। देखिए, चाइना और रशिया दोनों के साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चाइना के साथ तो उनकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो उनसी है बहुत ही ह्यूज है। वो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के प्लान उनके हैं। फिर जो उनका कोई 45% जो तेल है वो चाइना खरीदता है ईरान का। जिस तरह रूस के साथ भी उनकी डिफेंस कॉपरेशन जो ईरान और रशिया की है, ईरान ने उनको काफ़ी सारी वेपनरी उसके लिए भी दी है, जो जंग वो यूक्रेन में कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी ताकतें हैं उनके आपस में भी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, या उनके जो हामी मुल्क होते हैं, तो उसमें भी कैंप्स एक किस्म के जो नजर आते हैं आपको। तो अगर अमेरिका और यूरोप और इजराइल एक साइड पे हैं, तो चाइना और रशिया और फिर नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये आप कह सकते हैं कि ये दूसरी साइड पे हैं। तो उसमें भी मुल्कों के लिए अहम है कि ईरान, बिल्कुल ये भी नहीं देखना चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल ही डेसिमेट हो जाए सिचुएशन में। तो इसलिए वो एक्टिवेट करेंगे अपनी डिप्लोमेसी, जो ऑलरेडी भी हम देख रहे हैं उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो प्रेशर और बढ़ेगा अगले दिनों में। बाकी जो है, जहां तक जंग का ताल्लुक है, उसमें मैं अपने कमेंट्स में पहले भी कह चुका हूं कि उसमें क्योंकि ईरान ने अब रिटेलिएट तो किया है, और वो हम देख रहे हैं वो इमेजेस भी कि जिसमें तेल अवीव में भी और जेरूसलम में भी आपको नजर आ रहे हैं जो है उनके रॉकेट्स और जो मिसाइल्स हैं। लेकिन ज्यादातर उनमें से अभी भी 90% से परहैप्स ज्यादा जितने प्रोजेक्टाइल्स वो फेंकते हैं, वो जो 3 लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है उनका, जो एंटी मिसाइल्स सिस्टम है उनका, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी, और उसमें दूसरे सिस्टम्स भी हैं, एंटी प्रोजेक्टाइल्स भी। तो उसमें 3 लेयर्स हैं उसकी। एक आयरन डोम है उसको कहते हैं, फिर डेविड स्लिंग है, फिर वो एरो मिसाइल्स हैं। तो उसमें से तकरीबन बहुत थोड़े ही बच के निकलते हैं। लेकिन क्योंकि ईरान इतने ज्यादा फेंक रहा है प्रोजेक्टाइल्स, लेट्स से कि सैकड़ों के हिसाब से, तो फिर कुछ ना कुछ उसमें से बच के वो गिरते हैं और उनसे कुछ अमवात भी हुई हैं। लेकिन जो ईरान में हलाकतें हुई हैं वो तो हमें पता है, उनकी जो आला जो हाई कमांड है, मिलिट्री भी, फिर उनके इतने ज्यादा साइंटिस्ट भी, और वो ईरान अभी कह रहे हैं कि उनके कोई 80 के करीब वहां पे जो है हलाकतें हो चुकी हैं इस वक्त। तो वो थोड़ा सा लॉप साइडेड है, बिकॉज जहां ये जंग जो है, ये दोनों मुल्क एक दूसरे से 1600 मील दूर हैं, तो ये जाहिर है ज्यादातर एरियल वॉर ही होगी। ठीक। और एरियल वॉर में उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, सबसे सोफिस्टिकेटेड जो प्लेन्स हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं दुनिया के, वो इसराइल के पास हैं। ईरान के पास ना ही कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, उनका खासा कमजोर है। और क्योंकि उनको इतने सालों से सैंक्शंस की वजह से कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं मिली। साथ ही साथ उनकी जो एयरफोर्स है वो भी बिल्कुल जो है, उसमें कोई इस तरह के प्लेन्स नहीं है या कोई इस तरह के
कि लॉन्ग रेंज जाके वो उनके ऊपर वो इसराइल पे अटैक कर सके, इसलिए वो सारा इन्हिसार कर रहे हैं सिर्फ मिसाइल्स के ऊपर और रॉकेट्स के, या और साथ ही ठीक साथ है। अच्छा ड्रोन्स में। जौहर साहब, अब सर ड्रोन्स जो आपने है अभी जो वो जिक्र किया कि चीन के और रूस के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और यकीनन चीन ने तो बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी की हुई है ईरान के अंदर, लेकिन 400 बिलियन। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा मुझे कि क्या चीन और रूस जो हैं वो ईरान को ऐसे तबाह होता हुआ देख सकते हैं? क्या वो कोई ऐसा मौका आ सकता है कि वो भी इस जंग में बराह रास्त या फिर बिलवास्ता शामिल हो सकते हैं? जी, मेरा अंदाजा ये है कि जाहिर है वो ये नहीं चाहेंगे, जितना मैंने कहा भी है कि वो इसको डेसिमेट होते हुए या ये तबाह होते हुए वो नहीं देखना चाहेंगे इसराइल को, ना ही वो ये देखना ईरान को, और ना ही वो ये देखना चाहेंगे कि वहां पे कोई रजीम चेंज जिसकी कि इसराइल ने, अब तो उन्होंने एलानिया कह दिया कि ये उनकी जो है ना, बल्कि उन्होंने एक जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, अवामी, इनको जो है उन्होंने देखें एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने अवाम जो है ईरान के उनको मुखातिब करके साफ साफ ये कहा है कि जी आप उठ खड़े हों। तो क्लियर है कि जी वो तो रजीम चेंज भी चाहते हैं, और बहुत अरसे से खैर चाह रहे हैं हम उसमें मगरिब भी कि वहां पर रजीम चेंज हो। लेकिन इस तरह की सिचुएशन रशिया और चाइना बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इधर ईरान बिल्कुल ही तबाह हो जाए दिफाई तौर पे, और उनका जो है साख बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और या कि वहां पे एक रजीम चेंज हो जाए और कोई ऐसा रजीम आ जाए जो कि वेस्ट से ज्यादा करीब हो। ये दोनों चीजें वो नहीं चाहेंगे, इसलिए। लेकिन उनकी मुदाखलत जो है वो ज्यादातर जो है वो सफारती सतह पे आपको नजर आएगी, ठीक। जो है शुरू में। आप अगर ये मजीद चलता रहता है तो फिर आखिर में कोई और भी स्टेजेस आ सकती हैं जिसमें वो बिलवास्ता तौर पे देखें कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तो सफारती तौर पे उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको किसी तरह से रखवाएं। ठीक है। अच्छा और मेरे ख्याल में जौहर वो सलीम ईरान को भी सूट करेगा, जौहर जो साहब है, ये भी और बताइएगा। ठीक है सर, ये भी बताइएगा, ये जो अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तो सबको पता है, वो तो जंगों के हामी नहीं है, बल्कि जंगें रुकवाने के लिए वो एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो उनकी नाक के नीचे इसराइल ईरान पर हमला कर दे और वो कहें जी इसमें हम शामिल नहीं हैं। आप समझते हैं कि इसराइल के ईरान पर इस अटैक के बाद अमेरिका की जो एक सिफारती पॉलिसी है, ट्रंप की जो सिफारती पॉलिसी है, उसको कुछ धचका लगा या उसमें मुदाखलत हुई है? अच्छा देखें, ये बहुत दिलचस्प है। ट्रंप ने क्योंकि डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं इस पे। एक तरफ तो उन्होंने ये भी कहा कि जी हम इसमें शामिल नहीं हैं, और जो है वो हम मना कर रहे थे इसराइल को, वो अपनी जगह पे है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमें तो काफी अरसे से मालूम था, और ये बात आया है कि वो अपने मिलिट्री एसेट्स जो हैं वहाँ पे हिफाजती तदाबीर, क्योंकि इस सारे रीजन में उनके बहुत सारी बेसिस हैं, उनके हजारों यहाँ पे सिपाही जो हैं, उनकी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, तो उनको वो सेफगार्ड्स कर रहे थे बहुत दिनों से। तो इसका मतलब है कि उनको ये मालूम था कि ये होने वाला है। बल्कि अमेरिका में तो कुछ तज्जिया निगार जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, जो राइट विंग, जो कि बड़ी उनकी पार्टी से करीब हैं, वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ट्रंप और जो है नेतन्याहू, इनका आपस में कोई वो ये उनका ख्याल है उन एनालिस्ट का, कि आपस में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसकी वजह से ट्रंप उनको मुज़ाकरात में उलझा रहे थे,